तो स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे। सो व्हाट इज अ रेस्पिरेशन, चाहे वो प्लांट में हो या एनिमल में हो, रेस्पिरेशन कभी टर्म बदलेगा नहीं। रेस्पिरेशन का मतलब ही यही होता है सांस लेने की प्रक्रिया, चाहे हम लोग ले या प्लांट ले, चाहे कोई लोअर एनिमल्स ले या कोई भी ले, राइट। सो there is a two term, one is called breathing and another is called respiration. It's quite common. तो breathing जो होता है एक whole process होता है जिसमें कहते हैं कि वो breathe कर रहा है, तो like they intake that's take a air, exhale the air, and this air is goes into the alveoli, there is a diffusion and all, right. So breathing जो होता है this is a broader term, but respiration is something which is like a internalized part, मतलब कि एयर अंदर आ रहा है, देयर इज डिफ्यूजन एंड ऑल, ठीक है। सो जो होता है, सो द ब्रीदिंग इज व्हाट द गैसियस एक्सचेंज दैट इज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग, एंड respiration is what there is a breakdown of carbon-carbon bond of the complex compound through the oxidation within the cells and leading to the release of considerable amount of energy is called respiration. कहने का अर्थ ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर हम अपने को रिलेट करेंगे, अगर हम अपने को रिलेट कर पाएंगे तो शायद प्लांट को भी समझ पाएंगे। तो ऐसा समझिए कि आप किसी के बर्थडे में गए हो और वहाँ पे उनकी मम्मी ने आपको छोला भटूरा खिला दिया या पूरी सब्जी खिला दिया, काफ़ी ऑयली ऑयली आपने खा लिया मजे मजे में क्योंकि बर्थडे था, और आप जब जैसे घर आओगे तो योर रेट ऑफ रेस्पिरेशन विल बी इंक्रीजेस, है ना। ऐसा लगेगा कि सांस ही नहीं आ रही है एंड देयर इज स्टार्ट इन डीप रेस्पिरेशन, है ना। बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगेगी, आप पानी पीना स्टार्ट करोगे, बिकॉज पूरी सब्जी एंड छोले भटूरे दे कंसिस्ट ऑफ मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ फैट एंड ऑयल, एंड दिस फैट एंड ऑयल रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द all the molecules inside the aloo puri and that chola bhatura. So that's breaking the carbon-carbon bond of the complex compound through the oxidation, और you know very well oxidation के लिए हमेशा ऑक्सीजन की जरूरत होती है within the cell, which is leading to release a considerable amount of energy is called respiration. So this is a respiration actually. So there is a respiratory substrate, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया छोला भटूरा का या पूरी सब्जी का या कुछ भी चीज, तो जो भी चीज आप इनटेक कर रहे हो दैट्स कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो माइट बी द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में बी द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो इन सब का ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये जो है इनका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ये टूटते हैं एंड दे रिलीज एनर्जी। यही फर्क है कि अगर आपने फैट ज्यादा खा लिया है ना तो टूटेगा ही टूटेगा क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है, तो एनर्जी तो रिलीज होगा ही होगा। बट आप घर पे बैठे हो चुपचाप, है ना, कुछ काम वाम नहीं कर रहे हो, टीवी देख रहे हो और कुछ काम फिजिकल नहीं है, सो दिस एनर्जी इज गेट एक्यूमुलेट इनसाइड योर बॉडी। So basically the fat is accumulate inside your adipose tissue and you become a मोटा, ठीक है। So this is all about your मोटापा का कारण है। तो मोटापा का रोकने का एक ही जो है इलाज है, जितना आप ले रहे हो, जितना आप एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है इन सब चीज़ों से, खाने से, उतना एनर्जी को आप बर्न कर दो, जला दो, है ना। अपने आप में आग नहीं लगाना है, जलाना का मतलब है दौड़ना, एक्सरसाइज करना है। तो हाउ मच यू इनटेक जस्ट यू कैन कैलकुलेट बिकॉज यू आर बायो स्टूडेंट, कि अगर मान लीजिए कि आपने 2 चपाती खाया तो हाउ मच का दैट्स एनर्जी कैन यू ट्रैप इट। अगर आपने चिकन खा लिया तो कितना एनर्जी उससे आया, फैट खा लिया तो कितना एनर्जी आया, एंड दैट्स कैलकुलेट द होल एनर्जी एंड जस्ट कैलकुलेट कि आपने उस एनर्जी को कितना बर्न किया। अगर ये बराबर आता है तो आप तंदुरुस्त रहेंगे, अगर बराबर नहीं आता है तो आप मोटा हो जाएंगे, ठीक है। पतले होने का एक ही तरीका है, एनर्जी कंटेंट को बढ़ाओ और बर्निंग को जला दो, एनर्जी कंटेंट को घटा दो और बर्निंग को बढ़ा दो, अपने आप मोटा हो जाओगे। सो हाँ, अपने आप पतला हो जाओगे, नॉट मोटा हो जाओगे। सो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, द कंपाउंड दैट ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो ऐसा कंपाउंड जो कि रेस्पिरेशन के दौरान उसका ऑक्सीडेशन हो और जो है ऑक्सीडाइज होता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे वो ब्रेक डाउन हो, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे रिलीज अ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो देयर इज अ समथिंग इज टर्म इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्यूसेंट।
तो दिस इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्यूसेंट। यानी किसी भी रेस्पिरेटरी मॉलिक्यूल्स को जलाने के लिए या बर्न करने के लिए कितना CO2, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है और उससे कितना CO2 बाहर निकल रहा, उस रेशो को कहते हैं हम रेस्पिरेटरी क्यूसेंट। द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, देख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इवॉल्व एंड द वॉल्यूम ऑफ O2 इज कंज्यूम, दैट्स कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्यूसेंट। दिस RQ इज इक्वल टू 1 फॉर द कार्बोहाइड्रेट, तो जितना ऑक्सीजन आता है उतना ही CO2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है, तो द RQ विल बी 1। RQ is less than 1, it is a fatty acid, ट्रिपैल्मिटिन एसिड, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और आप सबको याद रखना चाहिए। RQ is equal to 0.9 for the protein and this RQ for the 4 is oxalic acid and RQ 1.33 is malic acid। तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स यहाँ पे लिखे गए हैं RQ, ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं और आपको ये याद ही रखना चाहिए। सो जो है RQ1 जो होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, RQ लेस देन 1 फैट के लिए होता है, फैट में फैटी एसिड, ट्रिपैल्मिटिक एसिड। RQ 0.9 जो होता है प्रोटीन के लिए, RQ4 होता है ऑक्सैलिक एसिड के लिए और 1.33 होता है मैलिक एसिड के लिए। तो RQ और सबस्ट्रेट अगर बात करें ओवरऑल, तो ग्रेटर देन 1 इज मैच्योरिंग सीड, ठीक है, जब सीड मैच्योरिंग फैटी सीड जब मैच्योर हो जाता है। RQ 0.85 मिक्स डाइट, -1 स्टार्ब लीफ कलर पेटल्स, ये भी काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक सिंपल क्वेश्चन है कि RQ इज व्हाट नीट में, सो दिस इज कॉल्ड एवरेज क्वेश्चन, दिस इज आई मीन बिलो द एवरेज क्वेश्चन। हर बच्चा आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएगा कि अगर उसने NCERT एक बार पढ़ा है तो उतना तो आइडिया होता है कि दिस RQ इक्वल टू व्हाट, RQ इक्वल टू कितना CO2 बाहर निकला और कितना ऑक्सीजन अंदर आया, ठीक है। सो यस, द CO2 डिवाइडेड बाई O2 एज वी डिस्कस हुआ है, द CO2 डिवाइडेड बाई O2, द आंसर इज ओनली द C। फिर क्वेश्चन आता है कि डू द प्लांट ब्रीथ। कभी हमने देखा नहीं कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट एक्सपेंड होता है, अंदर आता है, वी हैव अ लंग्स, है ना। इंसेक्ट को भी हम देखते हैं तो थोड़ा सा रेस्पिरेशन का अनुभव होता है, बट प्लांट में कभी देखा नहीं है। कभी ब्रीथ करते हैं क्या? यस, ऑल द लिविंग सिस्टम, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ब्रीथ। अभी अभी हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा था, देयर इज अ फोटो रेस्पिरेशन। So photorespiration, there is intake of oxygen and release of CO2. So plant required oxygen for the respiration and release of carbon dioxide. So animal have a special organ of the breathing like lungs, gills, trachea. But plant के पास ऐसा कोई भी specialized organ नहीं है, भगवान ने नहीं दिया है. So organ they have only the stomata or lenticels. The stomata and lenticel and some chlorophyll and all are the structure which is important for the plant breathing. So what is the reason for the absence of respiratory organ in plant? भगवान ने इतना बुरा क्यों किया प्लांट के साथ? तो each plant part take care its own. प्लांट एक ऐसा बेहतर इस पूरे ग्लोब पे क्रिएशन है कि अपना ध्यान खुद से रखते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं, अपने पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। लोगों का पेट भरते हैं, हमारा पेट भरते हैं, इस अर्थ पे, इस ग्लोब पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका पेट भरने का काम प्लांट है। तो आप सोच सकते हैं कि हम अगर जीवित हैं तो सिर्फ प्लांट की वजह से हैं, ठीक है। अगर हमारा कुछ वजूद है इस पूरे ग्लोब पे, पूरे एक ह्यूमन का वजूद है, तो ये सिर्फ प्लांट की वजह से है। सो ईच प्लांट पार्ट टेक केयर इट्स ऑन एंड द गैस एक्सचेंज नीडेड। सो देयर इज अ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन plant part to the other. So they are the various part of the plant which show the low respiratory gases exchange like root, stem. इनमें इतना ज़्यादा ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत नहीं होती है और जो है इसलिए जो है इनमें कुछ स्पेशलाइज ऑर्गन बनने की ज़रूरत नहीं है। So on the basis of that's whether the oxygen is present for the oxidation of the food or not, the respiration is divided into the two types as we know very well, that there is a aerobic respiration and there is a anaerobic respiration. So aerobic respiration in the process of complete oxidation of organic molecules in the presence of oxygen into the CO2 and water.
So aerobic respiration in the process of complete oxidation of organic molecules in the presence of oxygen and CO2 and oxygen and water, that is called aerobic respiration. कहने का अर्थ है कि aerobic respiration वो respiration होता है जिसपे ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, ऑक्सीजन वहाँ होता है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सारा चीज होता है, राइट. एनारोबिक की बात करें तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. यहाँ पे देख पा रहे हैं कंप्लीट होता है, यहाँ पे इनकम्प्लीट होगा, सही से होगा नहीं. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन होता नहीं है बेसिकली, तो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ऑक्सीजन इज आई मीन एब्सेंट. इट अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म. ये आपको ध्यान रखना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के अंदर खासकर देखने को आपको मिल जाएगा. तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एरोबिक और एनारोबिक. एनारोबिक रेस्पिरेशन के फर्दर कुछ डिवीजन है. तो ये पहला डिवीजन ये है कि दैट्स फैकल्टेटिव एनारोब्स. तो फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या होता है कि द ऑर्गेनिज्म विच कैन रेस्पायर इवन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन भी ना रहे फिर भी वो सांस ले पाएंगे, है ना. ऑक्सीजन अगर ना ले फिर भी वो सांस ले पाएंगे, दैट इज कॉल्ड फैकल्टेटिव एनारोब्स. उसे हम फैकल्टेटिव एनारोब्स बोलते हैं. फिर ऑब्लिगेट एनारोब्स का मतलब ये होता है, ऑब्लिगेट एनारोब्स द ऑर्गेनिज्म विच रेस्पायर एनारोबिकली ओनली, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पायर करे, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेट anaerobes, and the lack of enzymes necessary for the carrying out the aerobic respiration. So there is a MCQ, the end product of aerobic respiration, जो सांस जब हम लेते हैं और मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो एंड प्रोडक्ट क्या हो सकता है. शुगर एंड ऑक्सीजन, नो. वाटर एंड एनर्जी, नो. CO2 water and some energy, yes. CO2 water and energy is releases out during the complete oxidation of molecules. The answer will be C only. नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. तो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है और कैसे काम करता है. सो इट इज अ कॉमन स्टेप फॉर द बोथ रेस्पिरेशन, चाहे वो एनारोबिक हो चाहे वो एरोबिक हो, ये दोनों में ही कॉमन होता है. ग्लाइकोलिसिस का मतलब ही यही होता है कि ग्लाइको का मतलब होता है शुगर एंड लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन. तो ग्रीक वर्ड ग्लाइकोन का मतलब होता है शुगर एंड लिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग और ब्रेक डाउन. तो दिस स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन बाय एमेंडन, मेयरहॉफ एंड पारनस. इसलिए इस पाथवे को EMP पाथवे कहते हैं, इनके साइंटिस्ट के नाम पे है. तो E फॉर द एमेंडन, M फॉर द मेयरहॉफ एंड P फॉर द पारनस. इनके साइंटिस्ट के नाम पे EMP पाथवे इन्हें कहा जाता है. इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, एनारोबिक में भी होता है और एरोबिक में भी होता है. सो इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज ओनली द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी ग्लाइकोलिसिस होगा तभी वो जिंदा रह पाएंगे. तो ग्लाइकोलिसिस अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. एक क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लाइकोलिसिस जो होता है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर होता है. तो कौन कौन से स्टेप होते हैं ग्लाइकोलिसिस को, इसे याद करना बहुत ही आसान है. तो पहले आपको क्या करना है कि 1 2 3 4 9 लिखना है, ठीक है. 1 2 3 4 6 मतलब आपको 9 तक यहाँ लिख दिया. अब आप स्टेप यहाँ पे आ जाइए, आप काउंटिंग करना है. एक के बाद दो को स्किप करके 3 लिखेंगे. तो इसमें क्या होगा कि ATP से ADP बनेगा. 3 के बाद आपको पता है कि 6 आता है, फिर 6 के बाद 9 आता है. काउंटिंग तो यही होता है, 3 फिर 6 फिर 9, जैसे 2 4 6 8 होता है, ऐसे 3 6 9, है ना. तो ऐसे ही काउंटिंग करना है आपको. तो 3 के बाद 6 और 9 आ गया, यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा. यहाँ पे ADP से ATP बनेगा. 5वें पे आपको थोड़ा सा अलग से याद रखना पड़ेगा, NAD पॉजिटिव से NADH बनेगा और 8वें पे वाटर रिलीज होगा. तो ये बहुत ही आसान है. 1 3 उस पे ADP से ADP बनेगा, फिर 3 के बाद 6 आता है, 9 आता है, उल्टा इसका 5वां अलग से और 8वां अलग से. आई थिंक आपने याद भी कर लिया होगा. अब हम देखते हैं, देखिए फर्स्ट पे ATP यूज हो रहा है, ADP बन रहा है, ATP यूज होके ADP बन रहा है, हो गया. थर्ड पे भी देखिए ATP यूज के ADP होगा, ये भी हमारे याद हो गया. फिर 6 के बाद 6 आता है, 6 पे आ जाते हैं, यहाँ पे ATP यूज हो रहा है, एरो इधर है, यानी ATP यूज होके ADP यूज होके ATP बन रहा है. और 9 पे भी आ जाते हैं हम, यहाँ पे ADP यूज हो रहा है, ATP बन रहा है, ठीक है. तो ये भी हमारा याद हो गया. 5वें पे देख रहे हैं NAD पॉजिटिव से NADH बन रहा है और
8वें पे वाटर रिलीज हो रहा है, 8वें पे वाटर रिलीज हो रहा है, उसके बाद कोई भी प्रोसेस में कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो स्टेप है बहुत ही आसान है और इसको आराम से आप याद कर सकते हैं। अब आते हैं इसके स्टेप में कि क्या क्या स्टेप हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज अभी मेरे साथ याद करने की कोशिश भी कीजिएगा क्योंकि काफी आसान है, तो आराम से याद भी हो जाएगा। तो ग्लूकोज जो होता है सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है। मेरे साथ आप बोल भी सकते हैं, जब आप देख रहे हैं तो इस चीज को बोलिए, तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दो हमारे स्टेप याद हो गए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपने बोला है, तो ग्लूकोज के भाई का नाम क्या है, फ्रक्टोज। तो दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड टू द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। 3 स्टेप याद हो गए। ग्लूकोज, आंख बंद करके एक बार रिकॉल कीजिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, राइट। अब फ्रक्टोज हो गया तो एक और भाई है इसका, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। 1,6 लगा दिया तो बाई तो लगाना पड़ेगा, 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है। तीसरा इसका भाई है, तीसरा भाई आ गया ना, तीसरा, 3 मतलब तीसरा, तो ट्राइओज फॉस्फेट। तो हमारा 5 स्टेप याद हो गया। आंख बंद करके फिर से रिकॉल करते हैं। पहला ग्लूकोज, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, और फिर उसके बाद जो है हमारा ट्राइओज फॉस्फेट। 5 यहां तक याद हो गया। अब यहां तक याद होगा तो नीचे वाला अपने आप बहुत ही आसान है। देखिए, ट्राइओज फॉस्फेट से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइओज बाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे 2 लगाना है और 2 लगाएंगे तो यहाँ पे बाई तो अपने आप लग जाएगा, तो 2 बस आगे ऐड कर लेना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइओज बाइफॉस्फेट। अब दूसरे मॉलिक्यूल्स में क्या करना है कि ये वाला हटा देना आपको। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइओज, खाली बाई हटा देना है, मतलब यहाँ पे जो जोड़ा है ना, यहाँ पे बाई हटा देना है बस। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइओज फॉस्फेट, ठीक है, और उसके बाद 2 into 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पी, दैट इज अ फॉस्फोइनोल पायरुवेट, पीईपी है, और इससे पायरुविक एसिड बन गया, ठीक है। तो 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको सारा का सारा चीज याद होगा। बट मेरा कंसेंट ये है कि इसको याद करते समय ये जो मैंने रेड कलर के बहुत सारे एंजाइम लिखे हैं, आपको ये भी याद करना बहुत ही जरूरी है, और ये काफी आसान है। देखिए कैसे, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, तो 6 मॉलिक्यूल्स बन रहा है, इसलिए इसे हेक्सोकाइनेज की जरूरत है। ऊपर के 2 ही 3 ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं, और अगर आपको सारा याद ना हो तो कम से कम ऊपर के 2-3 एंजाइम का याद होना बहुत ही मैंडेटरी है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट बन रहा है, तो देयर इज अ हेक्सोकाइनेज। अब यहां से ध्यान दीजिए कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, तो देयर इज कॉल्ड फॉस्फोहेक्सोकाइनेज, क्योंकि 6 तो है ही है, तो हेक्सो आइसोमरीज बन रहा है, उसी के आइसोमर्स हैं, तो फॉस्फोहेक्सो आइसोमरीज। This fructose 6 phosphate is converted into the fructose 1,6 biphosphate phosphofructokinase, ठीक है। थोड़ा सा इसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारा चीज आपको याद हो जाएगा, और हर साइकिल के स्टेप और इसके एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पायरुविक एसिड जो होता है यही एंड प्रोडक्ट होता है। तो पायरुविक एसिड इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो बेसिकली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पायरुविक एसिड ही बन रहा है, यानी ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा तो पायरुविक एसिड बनेगा, और यही जो है एक जो है की एंजाइम है, की फैक्टर है। तो एक